नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं बाल विकास से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सी टेट और अन्य टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड या फिर सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है। देखिए, अधोगामी सिद्धांत मतलब क्या होता है कि ऊपर से नीचे की ओर का जो सिद्धांत है ना, मतलब विकास का जो सिद्धांत होता है दो दिशाओं में होता है, आप लोगों को पता होगा है ना। एक जो है मध्य से बाहर की ओर, एक सिर से पैर की ओर, है ना। तो इसमें देखिए अधोगामी सिद्धांत का वही मतलब है। तो देखिए किस उदाहरण में दर्शाया गया है। पहला विकल्प देखिए, शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। दूसरा, शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। तीसरा, शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ पैर हिलाना सीखते हैं। चौथा, शिशु बुदबुदाने से पहले किलकना सीखते हैं। तो देखिए अधोगामी सिद्धांत, तो यहाँ पे देखिए विकल्प जो है पहला गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें अधोगामी सिद्धांत का ये उदाहरण नहीं है। देखिए दूसरा देखिए, है ना, शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं, ये भी अधोगामी सिद्धांत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तीसरा को देखिए, शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ पैर हिलाना सीखते हैं। तो देखिए ये जो है अधोगामी सिद्धांत का उदाहरण है, मतलब सिर से पैर की ओर, है ना। तो पहले सिर का विकास होता है या धड़ का विकास होता है, उसके बाद जो है हाथ पैर का विकास होता है ना, हाथ पैर हिलाना सीखते हैं। तो ये देखिए ये करेक्ट आंसर होगा अधोगामी सिद्धांत का जो उदाहरण है इस प्रश्न का, है ना। देखिए शिशु बुदबुदाने से पहले किलकना सीखते हैं, ये भी इसका उदाहरण नहीं है। करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प तीसरा जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि आप चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप लोगों को इसका मेरे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन दिया है और कारण दिया है ना। तो देखते हैं अभिकथन क्या है। आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवार के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। कारण, अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। देखिए सही विकल्प चुनने। पहला, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत है। तो देखिए अगर हम इसको पढ़ेंगे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है, तो ये तो करेक्ट है ना। किसी के पास जो है यदि आर्थिक रूप से संपन्न परिवार के बच्चे हैं तो उसको ज़्यादा सुख सुविधा और उसका परिवेश जो है अलग तरीके से रहेगा, और जो कम आय वाले बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनकी जो बचपन है ना, वो उनका जो है परिवेश है वो अलग रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये जो है ये तो करेक्ट आंसर है नहीं, ये तो करेक्ट क्या है, कथन है। ठीक है, कारण को देखते हैं। अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है, ये भी करेक्ट है ना, कि अगर बच्चे अलग अलग संस्कृति के होंगे, ठीक है, तो उनका बचपन का जो अनुभव है वो भी अलग अलग होगा, है ना। जैसे कि ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं कि अभिकथन और कारण, ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, सही कथन है। ठीक है, और देखते हैं अगर अभिकथन को हम लोग देखें तो कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या कर रहा है ना, क्योंकि चाहे संस्कृति चाहे वो आर्थिक आधार पे हो चाहे सामाजिक आधार पे हो, है ना, अलग अलग संस्कृति के बच्चे जो है बचपन में अलग अलग अनुभव करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी है, देखिए आर्थिक रूप से एक संपन्न परिवार के बच्चे हैं और एक कम आय वाले बच्चे हैं, है ना। तो दोनों का जो सांस्कृतिक परिवेश है वो अलग होगा और जिसके कारण वो बचपन में जो है अलग अनुभव करेंगे, है ना, उनका अनुभव जो है अलग रहेगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला विकल्प ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर पहला विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती है, वे किस अवधि के लक्षण है। देखिए, है ना, इसमें क्या बोला है कि शारीरिक क्षमताएं और नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, है ना, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती है ना।
तो वे किस अवधि के लक्षण है? पहला शैशवावस्था, दूसरा प्रारंभिक बचपन, तीसरा मध्य बचपन, चौथा किशोरावस्था। तो देखिए आप लोग इसको गौर से अगर प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, देखिए तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित है। मतलब तार्किक विचार प्रक्रिया तो कर पाता है लेकिन मूर्त वस्तुओं के माध्यम से कर पाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था होती है? मध्य बचपन होती है। ठीक है, कौन सी अवस्था होती है? मध्य बचपन होती है। इसमें मध्य बचपन में क्या करते हैं बच्चे जो है, शारीरिक क्षमताओं में भी उनकी वृद्धि होती है, विकास होता है। नियमों के साथ खेलों में शामिल होते हैं बच्चे, है ना। खेलों को जो है नियमों के साथ खेलते हैं, है ना। और जो वे उनकी जो तार्किक विचार प्रक्रिया होती है वो ठोस अनुभवों के आधार पे होती है ना। मतलब मूर्त तार्किक प्रक्रियाएं वे कर पाते हैं, है ना। देखिए किशोरावस्था में क्या हो जाता है, बच्चा जो है अमूर्त तार्किक विचार प्रक्रियाएं कर पाता है। उसको ठोस अनुभव के आसपास उसकी जो विचार प्रक्रियाएं है, जरूरी नहीं है कि वो ठोस अनुभव के आसपास ही केंद्रित हो, है ना। अमूर्त रूप से भी वो विचार कर पाता है किशोरावस्था में। तो ये गलत हो जाएगा। प्रारंभिक बचपन में तार्किक विचार प्रक्रिया कर ही नहीं पाता है ना, चाहे वो ठोस अनुभव के माध्यम से भी हो, है ना। तो ये शैशवावस्था भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तीसरा मध्य बचपन हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तीसरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए निम्नलिखित में से सामाजिकीकरण के द्वितीयक कारक कौन से हैं? देखिए सामाजिकीकरण के द्वितीयक कारक बोला है। पहला दिया, देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, उसके बाद उस चार जो है इसमें कारक दिया हुआ है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद विकल्प अलग से दिया है ना। किताबें और पत्रिकाएं, निकट परिवार, मीडिया, स्कूल, है ना। अब देखिए पहला विकल्प दिया है तीसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, तीसरा में पहला, तीसरा, चौथा, चौथा में दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए सामाजिकीकरण के द्वितीयक कारक किसको माना गया है? देखिए ना, सामाजिकीकरण के प्रथम कारक, है ना। प्रथम कारक जो है परिवार को माना गया है। किसको माना गया है? परिवार को। ये हो जाएगा प्रथम। ठीक है, इसके अलावा जो है बाकी जो भी है ना, चाहे किताबें हो, पत्रिकाएं हो, मीडिया हो, स्कूल हो, साथी हो, है ना, ये सब क्या है? सामाजिकीकरण के द्वितीयक कारक माने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए विकल्प पहला, तीसरा और चौथा। तो पहला, तीसरा और चौथा किस में है? देखिए थर्ड विकल्प में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? पहला संतुलन, दूसरा अनुकूलन, तीसरा परिपक्वता, चौथा सामाजिक प्रसारण। तो देखिए पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है ना। पहला संतुलन है, देखिए अनुकूलन, तीसरा परिपक्वता, चौथा सामाजिक प्रसारण। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से, यहाँ देखिए आनुवांशिक रूप से क्रम से जैविक परिवर्तन होना, है ना। आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित, है ना, मतलब क्रम से जैविक परिवर्तन होना क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। देखिए, है ना, पहला दिया है, देखिए संवादी चालक अवस्था, जिसको संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए इसमें मानसिक प्रहसन से जूझना, है ना। दूसरा दिया है, देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व का विकास। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में अक्षम। तो देखिए अगर ये विकल्प को हम लोग अच्छे से देखें तो देखिए संवेदी चालक अवस्था में मानसिक प्रहसन से जूझना ऐसा नहीं होता है ना। मानसिक प्रहसन मतलब क्या है? मानसिक हेरफेर या मन से कुछ विचार कर पाना, है ना। तो ये जो है नहीं होता है संवेदी चालक अवस्था में, है ना। तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो वस्तु स्थायित्व का विकास, तो ये भी नहीं होता है, क्योंकि वस्तु स्थायित्व का विकास किस में होता है? पहला अवस्था में होता है ना, जिसको इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं, है ना, सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, है ना। तो वस्तु स्थायित्व का विकास किस में होता है? पहला अवस्था में होता है। ठीक है, अब देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं होती है ना। तो ये करेक्ट है कि, है ना, ये करेक्ट विकल्प है। दोनों जो है
सुमेलित है ना, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संचालन क्रियाएं कर पाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, मूर्त होता है ना, तार्किक रूप से सोच पाता है, लेकिन वहाँ पे वो कैसे सोच पाता है, ठोस अनुभवों के द्वारा सोच पाता है, मूर्त रूप से सोच पाता है। ठीक है, अब देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में अक्षम, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि अमूर्त अवस्था में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा रहेगा वो प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में सक्षम होगा, है ना, अक्षम नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा विकल्प जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे का अपने आप से बात करना, पहला उनके अहम केंद्रवाद का द्योतक है, दूसरा उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है, तीसरा उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है, चौथा गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला कि बच्चे का अपने आप से बात करना, है ना, उनके अहम केंद्रवाद का द्योतक है, तो ये विकल्प गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए अगर तीसरा विकल्प को देखें, उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है, तो बाधा नहीं डालता है। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता है, ये भी नहीं है, है ना। देखिए बच्चे का अपने आप से बात करना क्या दर्शाता है, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। ठीक है, बच्चे जब देखेंगे आप, बच्चे छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं और स्वयं से बातें करते करते खेलते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी सोच को जो है नियंत्रित करता है ना। बात के द्वारा वो क्या करते हैं, खेल खेलते खेलते अपने सोच को जो है नियंत्रित करने में अपनी मदद करते रहते हैं। ठीक है, तो जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। देखिए पहला मानचित्र, दूसरा भाषा, तीसरा कैलकुलेटर। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के है ना उदाहरण हैं। देखिए है ना, इसमें दिया है मानचित्र, भाषा, कैलकुलेटर, स्कीमा। तो देखिए विकल्प दिया है पहला में दूसरा चौथा, दूसरा में पहला तीसरा, तीसरा में पहला दूसरा तीसरा, चौथा में पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सांस्कृतिक उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए मानचित्र, भाषा, कैलकुलेटर, ये जो है तीनों ही सांस्कृतिक उपकरण हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, विकल्प तीसरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए है ना, सांस्कृतिक उपकरण में क्या क्या आ सकते हैं, देखिए है ना, चाहे वो कोई भी उपकरण है, ठीक है, या मानचित्र है या भाषा है, ये सब सांस्कृतिक उपकरण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो विकल्प तीसरा जो है सही हो जाएगा, है ना। लेव वाइगोत्स्की ने क्या किया है कि बच्चे जो है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, है ना। तो चाहे वो मानचित्र है, भाषा है, कैलकुलेटर, ये जो है सांस्कृतिक उपकरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, देखिए इसमें स्कीमा क्या होता है, स्कीमा इसलिए इसमें नहीं आएगा क्योंकि स्कीमा क्या होता है, विचार की जो मानसिक चित्रण स्कीमा कहलाता है। बच्चे जो अपने किसी वस्तु के प्रति जो अवधारणा बना के अपने मन में जो उसके लिए मानचित्र बना के रखते हैं, वो जो है स्कीमा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो जो है पियाजे का एक टर्म है ना, पियाजे के सिद्धांत में स्कीमा ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका तीसरा विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी। देखिए है ना, वाइगोत्स्की के द्वारा पहला इनाम और दंड का उपयोग, दूसरा सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, तीसरा सहकारी शिक्षा का प्रयोग, चौथा बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन। और देखिए तो लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है, ना कि इनाम और दंड के उपयोग के द्वारा। तो देखिए सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, ये तो इसकी वकालत किया है ना। सहकारी शिक्षा का प्रयोग, ये भी सही है। बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन, ये भी है ना। देखिए निगेटिव क्या है, देखिए यहाँ पे इनाम और दंड के प्रयोग के द्वारा नहीं बोला गया है, तो देखिए वकालत नहीं की जाएगी। तो इनाम और दंड का उपयोग, इनाम और दंड के प्रयोग के द्वारा
वाइगोत्स्की ने ये नहीं माना है कि इनाम और दंड के उपयोग के द्वारा बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है। देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन है बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है। पहला, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन। दूसरा, बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। तीसरा, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों को नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। चौथा, बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है। तो देखिए, बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है बोला है। देखिए, तो गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, ये जो है बाल केंद्रित कक्षा में होता है। मतलब बाल केंद्रित कक्षा में क्या होता है, बालक जो है प्रमुख होता है ना, जो उसमें गतिविधियां भी होगी वो बालक के अनुरूप होगी, है ना। ज़्यादातर ये मान सकते हैं कि बच्चे जो है उसके मूल रूप में होते हैं, है ना। बाल केंद्रित कक्षा में गतिविधि बच्चे के रुचि के अनुसार होगी, है ना। बच्चे जो है उसमें ज़्यादा सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो देखिए, अगर हम विकल्प 1 को देखें तो ये सही है। दूसरा, बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, ये भी करेक्ट है ना। बाल केंद्रित शिक्षक कक्षा की विशेषता है। तीसरा, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। तो ये जो है बाल केंद्रित कक्षा का नहीं दर्शाता है ना, कि शिक्षक पाठ्य पुस्तक को पढ़ देगा और छात्र उसकी नकल करेंगे, है ना, उसको ब्लैक बोर्ड पर जो उत्तर लिखा रहेगा उसको उतारेंगे। ये जो है बाल केंद्रित कक्षा नहीं है। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को जो है कुछ करने का अवसर मिलना चाहिए, ये जो है गलत हो जाएगा, है ना। बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है, तो ये भी बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है ना। तो देखिए, यहाँ पे बाल केंद्रित कक्षा को कौन सा नहीं दर्शा रहा है, तो विकल्प तीसरा जो है बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है। पहला, पारस्परिकता की समझ। दूसरा, अधिकार का डर और सजा से बचना। तीसरा, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना। चौथा, कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। तो देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, तो देखिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना की चरण की कौन सी विशेषता होगा। देखिए, अगर विकल्प चौथा को देखें हम, कि कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है, ये जो है इसकी विशेषता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प चौथा। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चे के नैतिक विकास के संबंध में सिद्धांत दिया। उन्होंने बच्चे के नैतिक विकास को जो है 3 स्तरों में बांटा, है ना, और उन 3 स्तरों को भी जो है 2 अलग अलग चरणों में बांटा। मतलब कुल चरण उन बच्चे के नैतिक विकास के संबंध में कुल 6 चरण की बात जो है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा की गई है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना 5वां चरण था। इसमें जो है कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है, ये जो है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हावर्ड गार्डनर के अनुसार, देखिए हावर्ड गार्डनर के अनुसार, पहला, बुद्धि एक इकाई है। दूसरा, बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। तीसरा, बौद्धिक लक्षणों को 3 आयामों संचालन सामग्री और उत्पादों में वर्गीकृत किया जा सकता है। चौथा, बुद्धि में एक सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। तो देखिए, हावर्ड गार्डनर ने क्या क्या है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, उसके अनुसार क्या होगा, देखिए पहला, अगर हम देखते हैं कि बुद्धि एक इकाई है, तो बुद्धि एक इकाई नहीं है, है ना। बुद्धि कई इकाइयों से मिली हुई है, मतलब बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। ठीक, तो ये बुद्धि एक इकाई है, ये तो गलत हो जाएगा हावर्ड गार्डनर के अनुसार, है ना। बुद्धि जो है एक इकाई नहीं हो के बुद्धि के कई प्रकार होते हैं, है ना, एक इकाई नहीं है। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के जो है 8 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो ये जो है पहला विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प देखते हैं, बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। तो देखिए, है ना, ये जो है करेक्ट है, बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना। हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, बौद्धिक लक्षणों को 3 आयामों संचालन सामग्री और उत्पादों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको जो है किसने कहा है, इसको जो है गिलफोर्ड ने कहा। याद रखिएगा, ये जो है जो तीसरा विकल्प दिया है ये जो है किसका है, गिलफोर्ड का। ठीक है,
और देखिए ये बुद्धि में एक सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। ये किसका है? तो ये जो है स्पेयरमैन का द्विकारक सिद्धांत का है। ठीक है, ये कथन किसका है? स्पेयरमैन का द्विकारक सिद्धांत का है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो तीसरा है वो गिलफोर्ड का है कथन है, और ये चौथा जो है ये जो है स्पेयरमैन का द्विकारक सिद्धांत का कथन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हावर्ड गार्डन के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की होती है, और हावर्ड गार्डन ने 8 प्रकार की बुद्धि जो है बताई है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको डिटेल मैं नहीं कर रहा हूँ क्या क्या बुद्धि है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा हो सकता है, प्राकृतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, गणितीय एवं तार्किक बुद्धि, है ना। तो इस प्रकार के जो है अलग अलग 8 प्रकार की बुद्धि बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से। देखिए, पहला, जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होंगे। तीसरा, जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा। चौथा, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। तो देखिए क्या बोला है कि जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग वह जेंडर के एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से, है ना। कि देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जेंडर तटस्थ भाषा, है ना, कि जेंडर को ध्यान में रख के, है ना, ध्यान में रख के भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है ना। ठीक है, सबके लिए एक कॉमन प्रकार से भाषा का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और जेंडर को एक सामाजिक संरचना के रूप में बता रहा है ना, सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा कर रहा है। तो ऐसा करने से क्या होगा? जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, तो गलत होगा, जेंडर भेदभाव को बढ़ावा नहीं मिलेगा। दूसरा, जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होंगे, तो ये भी नहीं होगा, है ना, कि लड़के और लड़कियों में जो भेद होगा वो जो है भेद किया जाता है समाज में, वो जो है सुदृढ़ होगा, तो ऐसा नहीं होगा। तीसरा, जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा, है ना, कि लड़के के साथ ऐसा व्यवहार करो, लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करो, इसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा। चौथा, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी, तो ये करेक्ट आंसर होगा, है ना। ऐसा करने से जो है बच्चों के बीच में, है ना, कि जेंडर रूढ़िवादिता को क्या होगी? चुनौती मिलेगी, है ना, कि लड़के और लड़कियों में भेद नहीं करना चाहिए, इसको जो है चुनौती मिलेगी, है ना, कि लड़के भी वे सारे, लड़कियां भी वे सारे काम को कर सकते हैं जो कि लड़की कर सकते हैं, है ना। तो कई बार देखा जाता है कि बच्चे को, जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं, है ना, तो छोटे बच्चे, लड़की को जो है गुड्डे गुड़िया से खेलने के लिए दिया जाता है, और लड़कों को जो है बंदूक, कार, इस प्रकार के खिलौने दिया जाता है। तो जो जेंडर में भेदभाव है वो जो है बचपन से ही बच्चों के साथ चालू हो जाया रहता है ना। तो ऐसा करने से यहाँ पे हमको जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना होने पर चर्चा करने से क्या होगा? जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा खाली स्थान का पालन किया जाना चाहिए। देखिए, पहला, मानकीकृत पाठ्यक्रम। दूसरा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तीसरा, विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ। चौथा, योगात्मक मूल्यांकन। तो देखिए, विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए, है ना, मतलब बच्चे कहाँ कैसे हैं कि अलग अलग पृष्ठभूमि के हैं, तो उन बच्चों को सिखाने के लिए जो अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए, है ना, किसका पालन करना चाहिए? तो देखिए, मानकीकृत पाठ्यक्रम का, तो ये जो है गलत हो जाएगा, है ना। मानकीकृत पाठ्यक्रम का पालन करने से अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने में सुविधा नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। अगर हम केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन करके बच्चों को पढ़ाएं तो वो जो है विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने में सहायक नहीं होगी, है ना। कुछ हद तक होगी लेकिन सारे बच्चों के लिए सहायक नहीं होगी। ठीक है। और अगर देखिए, तीसरा, विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ, मतलब अलग अलग जो बच्चे हैं, विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं, चाहे वो या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों, उनको जो है अगर हमारे जो अध्यापन कार्य की शैलियाँ हैं, है ना, निर्देश देने की शैलियाँ है, वो अलग अलग प्रकार के हो, विविध प्रकार की है ना, हमारे जो पढ़ाने की शैलियाँ है उसमें विविधता हो, है ना, तो ये क्या करेगा? बच्चों को सीखने में मदद करेगा। तो करेक्ट इसमें देखिए तीसरा, विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ करेक्ट
हो जाएगा, है ना। योगात्मक मूल्यांकन मतलब समेटिव असेसमेंट, है ना, तो ये भी जो है करेक्ट नहीं है ना। हमको क्या करना चाहिए कि अगर हमारे कक्षा में विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं, अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे हैं, अलग भाषा वाले हो सकते हैं, या फिर अलग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, या उनका परिवेश जो है अलग अलग हो सकता है, कोई गरीब बच्चे हो सकते हैं, कोई अलग अमीर बच्चे हो सकते हैं। तो इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, या फिर कोई जो है मंद बुद्धि बच्चे हो सकते हैं, कोई जो है प्रतिभाशाली बच्चे हो सकते हैं। तो इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, अपने जो अध्यापन कार्य जो है के लिए विविध शैलियों का प्रयोग करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, मूल्यांकन के संदर्भ में पूछा गया है, पहला, मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। दूसरा, मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। तीसरा, मूल्यांकन को शिक्षक और अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देने चाहिए। चौथा, मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो देखिए, मूल्यांकन को अगर हम लोग देखते जाते हैं कि पहला कथन, ठीक है, मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। तो ये करेक्ट है ना। मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सरल बनाने के लिए किया जाना चाहिए, है ना, और उसके लिए अलग अलग तरीकों को शामिल किया जाना चाहिए। तो ये करेक्ट है ना। अब देखिए, हमको क्या निकालना है कि सही कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये जो है विकल्प एक सही नहीं होगा, है ना, इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए, मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। तो ये नहीं होता है ना। मूल्यांकन जो है शिक्षण अधिगम के साथ साथ होना चाहिए, है ना, या मूल्यांकन हमेशा, है ना, मूल्यांकन जो है शिक्षण अधिगम के साथ साथ होता है ना। तो ये जो है हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए, तो अलग गतिविधि के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। तो ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। ये जो है कथन सही नहीं है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। अगर विकल्प तीसरा को देखते हैं कि मूल्यांकन को शिक्षक और अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देने चाहिए, तो ये भी करेक्ट है ना। मूल्यांकन से क्या होगा कि शिक्षक और जो हमारी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधि है उसमें भी हमको मनन करने के मौका मिलता है कि हम जो है जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से गतिविधियाँ कर रहे हैं वो सही है या नहीं है ना, उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, ये भी मूल्यांकन हमको बताता है। चौथा देखिए, मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है ना। मूल्यांकन के ऐसा होना चाहिए कि वो जो है सारे क्षेत्रों का मूल्यांकन कर पाए, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसका जो है सेकेंड पार्ट जो है इसी का जो है 30 क्वेश्चन है उसमें फिर से लाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।